नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रत्युष में। अप्रैल के MCQ का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 से पहले आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें हम 10 MCQ लेंगे, उसमें से आप देखेंगे कि आपका स्कोर क्या आता है। और प्लीज़ गाइज अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नाम की दवा अभी न्यूज़ में है और वो किस बीमारी को रोकने के लिए या उसको उपचार करने के लिए यूज़ में आती है। ऑप्शन है मीज़ल्स, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया या फिर रोटा वायरस। तो अभी कोरोना की वजह से ये दवा काफ़ी न्यूज़ में थी। इंडिया और अमेरिका के बीच में बात हो रही थी। अमेरिका ने इंडिया से मांगी और इंडिया ने बड़ी मात्रा में दिया उनको। तो अगर आपको याद हो तो इसका ऑप्शन होगा मलेरिया, सी ऑप्शन। मलेरिया को ट्रीट करने में और साथ ही साथ कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ठीक करने में ये दवा काम आती है। इन डिसऑर्डर्स में जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस या फिर ल्यूपस नाम की बीमारियां भी आती हैं। तो इससे वैक्सीन बनाने की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो कि वैक्सीन से रोकी जा सकती हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल हैं। ऑप्शन में आपको दिया है डेंगू, रुबेला, हीमोफीलिया, पोलियोमिलेटिस या फिर कॉमन कोल्ड। ऑप्शन आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 नहीं है इसमें, फिर यहाँ पर 1 2 4 3 और 5 नहीं है यहाँ पर, और फिर 1 3 4 5 इसमें 2 की कमी है, और 1 2 3 4 यानी कि सारे। तो थोड़ा टाइम लीजिए, आप इसका आंसर करिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं। कौन सी डिज़ीज़ ऐसी है जो कि वैक्सीन से रोकी जा सकती है, उसका इलाज हो सकता है। तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 1 2 4। नंबर 5 यानी कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का हिसाब यह है कि बहुत सारे ऐसे करीब 100 अलग अलग वायरसेस ऐसे हैं जिनसे कॉमन कोल्ड होता है। तो इसके लिए कॉमन कोल्ड की जो वैक्सीन है वो काम नहीं करेगी, सबके लिए अलग अलग बनानी पड़ेगी। तो इसलिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो इफ़ेक्टिव होती है, और वो इफ़ेक्टिव हो पाएगी सिर्फ एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वायरस के लिए या फिर बैक्टीरिया के लिए। तो इसके लिए इसकी वैक्सीन काफ़ी डिफ़िकल्ट। और अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें ओवरऑल, तो ये वैक्सीनेशन इज़ नॉट देयर फॉर जेनरिक डिसऑर्डर, कि जो जेनरिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोसेस नहीं होता है। जैसे आपका हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, और ये बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होते हैं। तो एक कॉमन कोल्ड की बात समझिए, दूसरी जेनरिक डिसऑर्डर जो आपका हीमोफीलिया हो गया, इसकी बात हो रही है। तो ये वायरस वगैरह से, वायरस बैक्टीरिया से नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5 आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड का मतलब बेसिकली झुंड होता है, इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधी जो आपकी क्षमता होती है आपके शरीर में वो। तो हर्ड इम्यूनिटी से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन में दिया है कि जब एक लार्ज परसेंट, बड़ा काफ़ी मात्रा की जनसंख्या जब इम्यूनिटी खो देती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, एक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो अपनी प्रतिरोधी क्षमता खो देता है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। या फिर इम्यून सिस्टम में इंक्रीज़ हो जाता है किसी कम्युनिटी में दवाओं से या फिर मेडिकेशन, वही ड्रग्स या मेडिकेशन से इम्यूनिटी सिस्टम के इंक्रीज़ को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। या फिर लोगों का हाई नंबर, यानी कि हाई परसेंटेज ऑफ पीपल किसी एक कम्युनिटी में डिज़ीज़ के इम्यून होते हैं, यानी कि उनको वो डिज़ीज़ नहीं हो रही होती है, उससे वो बचे होते हैं। या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें अपना टाइम लीजिए और इसका आंसर आप बताने की कोशिश कीजिए। तो हर्ड इम्यूनिटी में आप देखेंगे, अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो आपका इसका, अब वैसे अगर कम्युनिटी की बात करें यहाँ पर, तो कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, एक सिटी हो सकती है, स्टेट हो सकता है, या कोई हायर कम्युनिटी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा कि जो ऑप्शन आपका सी दिख रहा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, कि जो लोगों का ज़्यादा परसेंटेज जो कि उस डिज़ीज़ से इम्यून है, यानी उससे बचा हुआ है, उसी को हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये होगा आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे जल्दी से पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, कोरोना वायरस इज़ कोरोना वायरस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस दैट कॉज डिजीज़ इन एनिमल एंड ह्यूमन, यानी कि जानवरों में और इंसानों में बीमारी कॉज करने वाला वायरस है जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है।
तो क्या स्टेटमेंट सही है। अगले स्टेटमेंट पहुँचते हैं, टिल डेट ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कोरोना वायरसेस हैव इन्फेक्टेड ह्यूमंस, यानी इंसानों को इस समय अभी तक जितने प्रकार के कोरोना वायरस हैं सब ने हम पर इफ़ेक्ट किया हुआ है, सब ने हमको इन्फेक्ट किया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है, एनिमल्स में कोरोना वायरस डायरिया कॉज करता है, काऊ में और पिग्स में, और साथ ही साथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिजीज़ पैदा करता है चिकन्स में। तो आप ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या करेक्ट आपको लगते हैं। ऑप्शंस आपके हैं 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या फिर 1, 2, 3। तो टाइम लीजिए अपना, बताइए कि क्या तीसरा एनिमल वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, या फिर ऑल टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस ये गलत है, या फिर कोई और। तो अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो आप जो ये सेकंड स्टेटमेंट दिख रहे हैं, ऑल टाइप ऑफ कोरोना वायरसेस, तो ये ऑल टाइप नहीं, अगर अभी हम बात करें जब तक अभी तक की इन्फॉर्मेशन में 7 तरीके के ऐसे वो कोरोना वायरसेस हैं, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोना वायरसेस जो कि आइडेंटिफाइड हैं, जो कि ह्यूमंस को इम्पैक्ट अभी कर रहे हैं, उनको इफेक्ट कर रहे हैं। बाकी के बारे में भी ऐसी जानकारी नहीं है, तो हम ऑल टाइप्स नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आप निकाल देंगे। तो पूछ रहा है करेक्ट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट हटाएंगे तो बी ऑप्शन 1 and 3 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सही गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि लियो लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। बहुत अच्छे से सुनिएगा इसको और फिर बताने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इट इज़ एन अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 किलोमीटर और लेस, मतलब कि अर्थ से जो इसकी ऊंचाई है 2000 किलोमीटर या उससे कम की होती है, और ये अर्थ सेंट्रिक है, पृथ्वी पर केंद्रित है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंडक्ट्स ऑपरेशन इन लियो, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने काम करती है। जो मेजर डिसएडवांटेज यानी कि जो इससे हानि है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करता है सैटेलाइट प्लेसमेंट के लिए। आखिरी स्टेटमेंट कहता है स्पाई सैटेलाइट्स कैन नॉट यूज़ लियो, जो स्पाई सैटेलाइट हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन आपके हैं 1 and 2, 1, 2, 3, 3, 4 या फिर 2, 3, 4। टेक योर टाइम। इसमें अगर अब आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो अगर आपने करेक्ट समझ के इसको किया है तो पहले आप यहाँ पे करेक्शन कीजिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में जनरली लो एनर्जी यूज़ होती है, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर यूज़ होती है, तो ये एक बेनिफिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की कि अर्थ सेंट्रिक ऑर्बिट 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा गलत है स्टेटमेंट, और चौथा स्पाई और मिलिट्री सैटेलाइट जो होते हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट का यूज़ करते हैं, तो ये सही होना चाहिए, बट यहाँ पर ये गलत है। 3 and 4 ऐसे स्टेटमेंट है जो आपकी गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। सही आ गया है तो बहुत ही सही बात है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। गाइस प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं, थोड़ा आपको टफनेस बढ़ानी है या कम करनी है। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दोनों चीज़ों को आपको मैच करना है, क्या सही है, कौन सा मैच करेक्ट है या कौन सा गलत है। पहला है अम्ब्रेला मूवमेंट। अम्ब्रेला मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट ड्यूरिंग द हांगकांग डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के समय में ये हुआ था। दूसरी बात हो रही येलो वेस्ट मूवमेंट की, जो कि एक प्रोटेस्ट विरोधी मूवमेंट था इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, जो कि चाइना में शुरू हुआ। थर्ड स्टेटमेंट कहता है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट, ये एक ऐसा मूवमेंट है जो कि ग्लोबल स्टूडेंट मूवमेंट था, ग्लोबल लेवल पे स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट था जो कि क्लाइमेट चेंज के एक्शन के लिए ये बात कर रहा है। तो आपको कुछ करेक्ट आंसर कोड दिए हैं, उसमें से चुनना है। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या फिर सिर्फ पहला सही है। तो थोड़ा टाइम लीजिए और इसका आंसर करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आप देखें तो इसमें अगर आपको पता है इन चीज़ों के बारे में तो बहुत ही अच्छा आपके लिए मतलब बेनिफिट है, और नहीं पता है तो बता दूंगा कि जैसे अगर आपको येलो वेस्ट मूवमेंट के बारे में पता हो, पहले से कुछ टाइम पहले भी हुआ था, 2018 की करीब ये बात है, अक्टूबर के करीब में, तो फ्रांस में ये मूवमेंट शुरू हुआ था। बड़ा पॉपुलर ये मूवमेंट वहाँ पर हुआ था, और ये था इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। इकोनॉमिक जस्टिस की बात सही है, बट ये चाइना में नहीं हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था ये मूवमेंट।
और वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर होते हैं, वो जनरली येलो कलर की वेस्ट रखते हैं ऊपर पहनने के लिए, उनके यहाँ पर होती है। तो वो वेस्ट पहनकर लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो इसी का नाम हो गया येलो वेस्ट मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो हो गया ये इनकरेक्ट हो गया। अगर आपको पता है दूसरा गलत, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गए, ये स्टेटमेंट गलत हो गए। अब आपका बचा पहला, तीसरा या फिर केवल पहला। तो अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ग्लोबल स्टूडेंट मूवमेंट है ये, जो कि एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करता है। तो हिसाब से पहला स्टेटमेंट भी सही है और आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सही गया क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको अपनी बुक में लिख लीजिए, ये नोटबुक में, येलो वेस्ट मूवमेंट क्या है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में पहुँचेंगे। WHO का एक रिप्लेस कैंपेन है। अब रिप्लेस कैंपेन किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पर उसके आपको ऑप्शंस मिलेंगे। रिप्लेस ऑल पेट्रोल डीजल व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 2030 के समय तक जितने भी पेट्रोल और डीजल के व्हीकल हैं उनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दें, रिप्लेस कर दें। या फिर रिप्लेस ऑल कूलिंग सिस्टम, जितने भी कूलिंग सिस्टम हैं गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में, उनको हटाकर, AC वगैरह उनको हटाकर ऐसे कूलिंग सिस्टम लगाएं जो कि एनर्जी एफिशिएंट हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन आपके बात कर रहा है कि प्रोवाइड प्रोटीन रिच फूड टू चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट स्कूल। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको प्रोटीन रिच फूड प्रोवाइड कर सकें। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि एलिमिनेट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड फ्रॉम द ग्लोबल फूड सप्लाई। फूड सप्लाई से ऐसे फूड को हटा दो जो कि इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुआ ट्रांस फैटी एसिड फूड है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। प्लीज़ टेक योर टाइम और करेक्ट आंसर चूज़ करिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, अब जैसे रिप्लेस से है, तो आप अगर दिमाग लगाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस में मिल जाएंगी। बट अब जैसे आप देखिए कुछ थोड़ा सा, क्या लिखा है, रिप्लेस ऑल पेट्रोल और सारे पेट्रोल डीजल व्हीकल को इलेक्ट्रिक में बदल पाना 2030 तक। ये कोई एक महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी योजना हो गई, ये होना असंभव सा दिखता है। रिप्लेस ऑल कूलिंग सिस्टम, ये फिर ऑल वाली बात हो गई। हालांकि हो सकता है, बट एक जो हम डिड्यूसिंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे देख रहे हैं। प्रोवाइड प्रोटीन रिच फूड टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल, ये बात हो सकती है आपकी एक पहली। और चौथी बात ये हो सकती है, एलिमिनेट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड फ्रॉम द ग्लोबल फूड सप्लाई। तो अगर आप कंफ्यूज होंगे तो इसी 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज होंगे। सो टू क्लियर योर कन्फ्यूजन, यहाँ पर जो आंसर है वो है एलिमिनेट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा WHO से रिलेटेड क्वेश्चन। ये न्यूज़ में है WHO, तो आ सकता है। अगले क्वेश्चन में पहुँचेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडिंग ऑफ WHO इसलिए बात हो रही है, अमेरिका से रिलेशन की छोड़ दिया, फंडिंग नहीं देना, और सारी इन्फॉर्मेशन कोरोना से रिलेटेड। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप पे किसी भी एग्ज़ाम में आने के लिए बिल्कुल पोटेंशियल क्वेश्चन है। तो अब इसके रिलेटेड स्टेटमेंट देखते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या है, रिगार्डिंग द फंडिंग ऑफ WHO। पहला स्टेटमेंट कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ फंडेड इंटायरली बाय इट्स मेंबर कंट्रीज। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि इंडिया एक मेंबर स्टेट है WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन का। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द डिसीजन ऑन विच कंट्री गेट्स हाउ मच फंड्स। अब देखना है कि कंट्री कितने फंड मिल रहे हैं उसको, ये डिपेंड करता है कि कंट्री की सिचुएशन, उसकी स्थिति क्या है उस समय। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना विच वन ऑफ दीज आर या फिर इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो आप इसको देखिए, डिडक्शन कीजिए, आप इसमें एलिमिनेट करिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप थर्ड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ तीनों में मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ तीनों में मिल जाएगा, तो मे बी थर्ड इसमें नहीं है, ये हो सकता है। फर्स्ट इसमें नहीं है, ये हो सकता है। देखिए कि अब यहाँ जो सबसे मेन चीज़ देखने वाली है, फिलहाल ये आपको पता होगी बट बताऊँ, WHO इज़ फंडेड इंटायरली बाय इट्स, ये इंटायरली यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो अगर आपने ये दिमाग लगा लिया कि इंटायरली गलत है, तो यहाँ पे 1 सारे कट गए और स्टेटमेंट बचता है C सिर्फ। तो ये 2 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फ़िलहाल अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। नहीं सही गया तो प्लीज़ इसको ध्यान दें, WHO पे स्पेसिफिकली ध्यान दें, मैं आपसे ही कहूँगा।
अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ताशकंद डिक्लेरेशन एक पीस एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना साइंड आफ्टर द साइनो इंडियन वॉर दैट अकर्ड इन 1962। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज कि इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक ऐसी घटना है, ऐसा इंस्टेंस है जब इंडिया और पाकिस्तान ने अलाउ किया है किसी थर्ड पार्टी को उस मैटर को रिजॉल्व करने की में सहायता करने के लिए। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा अवसर रहा है। शिमला एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोइंग द बांग्लादेश लिबरेशन। 1971 में जब ईस्टर्न पाकिस्तान जो है उसकी वहाँ से इंडिया की लड़ाई हुई और बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, तो उसके बाद जो शिमला एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। तो बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में प्लीज़ पढ़िए। 1 2 1 3 3 ओनली 2 and 3 ये ऑप्शन हैं आपके और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करिए। देखिए आपका क्वेश्चन सही जाता है या नहीं। तो गाइस अब यहाँ पर जैसे ताशकंद डिक्लेरेशन की बात करें तो ये पीस एग्रीमेंट था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो कि 10 जनवरी 1966 को साइन हुआ था, जिसने इंडिया पाकिस्तान की 1965 की वॉर को ख़त्म। अब अगर यहाँ पर आपको पता हो कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, 1962 में तो इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो ताशकंद गए थे और वहाँ पर उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। तो उस समय की बात ये हो रही है, तो यहाँ 62 नहीं आ सकता। ये पहला स्टेटमेंट अपने आप यहाँ पर गलत हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं 3 ओनली या फिर 3, इसमें क्या ऑप्शन है ये आपको देखना है। तो अगर स्टेटमेंट की बात करें शिमला एग्रीमेंट की, तो जी हाँ, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में और बांग्लादेश वॉर 1971 थी उसके बाद ही हुआ था। ये बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो सी स्टेटमेंट जो आपको दिख रहा है आपका ये सही हो जाएगा यहाँ पे 3-3 दोनों में। दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका ये हो जाएगा गलत। इसलिए गलत हुआ क्योंकि रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट भी ऐसा रहा है, रन ऑफ कच्छ का डिस्प्यूट ऐसा रहा है जहाँ पर थर्ड पार्टी मीडिएशन हुआ है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन के द्वारा। हैरोल्ड विल्सन जी का इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन रहा है। तो इस तरीके से आपका सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है अपने आप में। तो यहाँ पर आपका तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ बात हो रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसको ध्यान से सुनिएगा गाइस, अच्छे से देखिएगा ये क्वेश्चन। इंटर स्टेट माइग्रेशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो प्रोफेशन है इंटर स्टेट माइग्रेशन, और क्वारंटीन, सभी जान रहे हैं क्वारंटीन के बारे में तो बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज़ अंडर यूनियन लिस्ट, की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो छूने से इन्फेक्शियस डिसीज़ जो फैल रही हैं उनको रोकना जो है वो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है विच ऑफ द अवर स्टेटमेंट इज़ आर इनकरेक्ट। तो आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नीदर 1 और 2। तो इसको सोचिए कि किस लिस्ट में कौन सा आता है। और गाइस प्लीज़ मुझे बताते जाएं अगर ये क्वेश्चन आपको सही लग रहे हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, सही आपको आंसर नहीं लगा है या कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए कि थोड़ा और एलेबरेट कीजिए या कुछ भी। मैं पहले खुद से ये चीज़ें कर रहा हूँ, आप जैसा रिस्पॉन्स देंगे उसके हिसाब से उस पर मैं और मेहनत करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर इसका आंसर हम यहाँ पर देखेंगे तो इंटर स्टेट माइग्रेशन और क्वारंटीन जो हैं वो आते हैं यूनियन लिस्ट में, उल्टा यहाँ पर लिखा है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ जो आता है वो आता है कनकरेंट लिस्ट में। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है कौन सा गलत है, तो जी हाँ दोनों गलत हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बोथ 1 and 2। तो गाइज़ आज हमने 10 क्वेश्चन किए फिर से, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इसको, और उनसे कहें कि ज़रा हमें स्कोर बताएं। प्लीज़ गाइड कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर लिखना ना भूलें, बहुत वैल्यूएबल हैं वो मेरे लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आप तक मिलते रहें। तो ऐसे ही करते रहिए। स्टडी विद प्रत्यूष। थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ें, अच्छे बनें।